नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। अब वक्त है पब्लिक इंटरेस्ट का। आज सबसे पहले जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सिर उठाते आतंक का परीक्षण होगा। आर्टिकल 370 हटने के बाद शांत हो रहे जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने नए सिरे से अशांति फैलाना क्यों शुरू कर दिया? दहशत फैलाने के लिए आतंकियों के तरीके तो वही पुराने हैं, लेकिन अपनी हरकतों के लिए आतंकियों ने कश्मीर की बजाय जम्मू को आतंक का नया सेंटर बनाना शुरू कर दिया है। डोडा में हुए आतंकी हमले में 5 जवानों की शहादत के बाद अब सवाल यह उठने लगा है कि घाटी को आतंक मुक्त होने की गारंटी कौन देगा? 34 दिन में जम्मू में 5 बड़ी आतंकी वारदात हो चुकी हैं। सितंबर में चुनाव होने हैं। अशांति के बीच शांति के चुनाव कैसे होंगे? जम्मू को दहशतगर्दों से मिले जख्मों का परीक्षण पटियाल के साथ देखिए। पटियाल के परीक्षण लिस्ट में आज नीट फिर शामिल है। नॉन स्टॉप कवरेज का 34वां दिन है। आज पटियाल का परीक्षण एनटीए की उस थ्योरी के खिलाफ है जिसमें एनटीए यह दावा करती है कि सिर्फ पेपर लीक लोकल लेवल पर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एनटीए में यही कहा था कि पेपर लोकल लेवल का लीक है और पूरा एग्जाम इसके लिए डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। आज सीबीआई ने नीट पेपर लीक में बड़ी कार्रवाई की। बिहार के हजारीबाग से 2 लोगों को अरेस्ट किया। आरोप यह है कि एक ने पेपर चुराया और दूसरे ने घर घर पहुंचाया, यानी देशव्यापी स्तर पर लीक किया। इसे कैसे गिनेंगे अब आप? किन हालात में हुआ? क्या लीक को लोकल बताकर एनटीए और सरकार बच सकती है? 24 लाख कैंडिडेट्स के भविष्य की बात है। पटियाल के साथ लोकल बात करने वाले एनटीए का परीक्षण जरूर देखिएगा। आज के तीसरे परीक्षण में आईएएस पूजा खेड़कर के नए कारनामों की बात होगी। ट्रेनिंग के दौरान ही कंट्रोवर्सीज में फंसी आईएएस पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग रोक दी गई है। उसे वापस आईएएस एकेडमी बुला लिया गया है। कलेक्टर बनने से पहले ही कलेक्टर वाली हनक दिखाने वाली आईएएस पूजा खेड़कर पर अब अपने नाम और पते में भी फर्जीवाड़ा करने के आरोप लगे हैं। पूजा ने यूपीएससी परीक्षा में ज्यादा मौके बनाने की खातिर जाति से जुड़ी गलत जानकारी ही नहीं दी, बल्कि अपने नाम, पता और उम्र में भी गोलमाल किया। पूजा को लेकर जांच पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे उसकी गड़बड़ियों की नई नई परतें खुलती जा रही हैं। पूजा के नए कारनामे क्या हैं, यह जानने के लिए रात 9:45 तक पटियाल के साथ रहिए। चौथा परीक्षण 228 किलो गोल्ड स्कैम की मिस्ट्री का होगा। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का यह दावा है कि केदारनाथ धाम में 228 किलो सोना गायब हुआ। 125 करोड़ रुपए के सोने की जगह मंदिर में तांबा लगा दिया गया। स्वामी का दावा है कि सरकार गोल्ड स्कैम को दबा रही है। केदारनाथ मंदिर समिति ने स्वामी को होश में रहने की चेतावनी दी है। केदारनाथ धाम में कथित तौर पर लापता हुए सोने का रहस्य क्या है? पटियाल के साथ विवादों के सोने का सच देखिए। अब पटियाल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच सुपर एक्टिव हुए आतंकियों की गतिविधियों का परीक्षण करेगा। देश हाल ही में लोकसभा चुनाव के मोड से बाहर आया है। इधर पीएम मोदी ने तीसरी बार शपथ ली, उधर घाटी में आतंकियों ने लॉन्च पैड एक्टिव कर दिए। एक के बाद एक आतंकी हमारे जवानों और नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। सवाल यह उठने लगा है कि आतंकियों की बढ़ती गतिविधियों के बीच क्या जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराया जा सकता है? क्या जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हैं? क्या कोई है जो नहीं चाहता कि घाटी में अमन चैन के साथ विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाए? सोमवार की रात जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकियों ने सेना पर फायरिंग की। आतंकियों से लोहा लेते हुए भारतीय सेना के कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हुए। इनमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। दरअसल आतंकियों की तलाश के लिए डोडा के डेसा इलाके में राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च अभियान छेड़ रखा था। इलाका जंगली है, इसीलिए तलाशी अभियान में जुटे सैनिकों पर आतंकियों ने फायरिंग की और फरार हो गए। इस हमले में 10 राष्ट्रीय राइफल के कैप्टन ब्रिजेश थापा शहीद हुए। ब्रिजेश दार्जिलिंग के रहने वाले थे। रिटायर्ड कर्नल भुवनेश्वर कुमार थापा के बेटे थे। राष्ट्रीय राइफल्स के सिपाही अजय सिंह भी शहीद हुए हैं। वो राजस्थान में झुंझुनू के रहने वाले हैं। सिपाही ब्रिजेश सिंह भी
राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं, उनको भी शहादत प्राप्त हुई। जवानों की शहादत पर देश में गुस्सा है तो राजनीति का पारा भी हाई है। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह जम्मू कश्मीर के अमन चैन को बिगाड़ने की साजिश है? क्या इन आतंकी घटनाओं का कनेक्शन जम्मू कश्मीर के विधानसभा इलेक्शंस के साथ है? रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई है तो जम्मू में क्या हो रहा है? ये जम्मू में इतने लोग क्यों मारे जाते हैं? मुझे लगता है कि ये इसका नोटिस होम मिनिस्टर को लेना चाहिए, इसका नोटिस डिफेंस मिनिस्टर को लेना चाहिए। ये पाकिस्तान की तरफ से कायरतापूर्ण चीज़ें बार बार हो रही हैं। एक नई रणनीति बनाने की जरूरत है सुरक्षा बलों को भी, और ख़ास करके मैं ये कहूँगा डोडा डिस्ट्रिक्ट में बीडीजी को और मजबूत करने की जरूरत है। अमित शाह जी ने और मोदी जी ने दावे किए थे, और जो उन्होंने पूरे पार्लियामेंट इलेक्शन में जगह जगह डंडूरा पीटा, हमने जम्मू कश्मीर के हालात सुधारे, वो टोटल खोखले साबित हुए हैं। आतंकवाद बड़ा है, जिससे लग रहा है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था वहां की गई है वो प्रशासनिक व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। इनको सभी दलों के साथ बैठ के चर्चा करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया जाए। प्रधानमंत्री जी कैपिटलिस्टों की शादी में तो घूम रहे हैं, लेकिन सेना की इन्होंने कोई भी कोर कमांडर्स की अभी तक बैठक नहीं ली है। जब से तीसरी बार सरकार आई है तब से अब तक जितने भी हमले हुए हैं वो लगातार चिंता का विषय है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान अगले महीने यानी अगस्त में हो सकता है और चुनाव सितंबर में कराए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के निर्देश चुनाव आयोग को दे चुका है। आतंकी घटनाओं के बीच आयोग ने चुनावी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। 3 चरणों में चुनाव कराया जा सकता है, लेकिन जब तक आतंक पर लगाम नहीं लगती तब तक चुनाव कराना आसान नहीं होगा। चुनाव आयोग सुरक्षा बलों की कमी का हवाला पहले से ही दे चुका है। पिछले महीने की 9 तारीख को नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। 9 जून से लेकर 15 जुलाई तक यानी पिछले 37 दिनों में देश 13 बार आतंकी घटनाएं फेस कर चुका है। इस दौरान 13 जवान शहीद हो चुके हैं और 9 नागरिकों की भी जान गई है। सुरक्षा बलों ने 15 आतंकियों को भी ढेर किया है। खास बात यह भी है कि जब से सुरक्षा बलों ने घाटी में आतंकियों की घुसपैठ को रोकने और उनकी धरपकड़ में ऑपरेशन तेज किए हैं, तब से जम्मू के पहाड़ी इलाकों में आतंकी गतिविधियां बढ़ी है। इस क्षेत्र में खासकर पहाड़ी इलाका और जंगल का इलाका होने के कारण आतंकियों को घात लगाकर हमला करने और फिर जंगलों में जाकर छिपने के लिए आसानी से जगह मिल जाती है। सिक्योरिटी फोर्सेज उनकी तलाश में जब ऑपरेशन शुरू करती हैं तो घिरने के बाद आतंकी सुरक्षा बलों को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। पुंछ, राजौरी, रियासी, उधमपुर, कठुआ और डोडा जिले में आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक जम्मू के पास एलओसी पर आतंकी लॉन्च पैड एक्टिव हैं। उरी में सुरंग के जरिए आतंकियों को भेजा जा रहा है। जम्मू रीजन में 20 से 25 आतंकियों के एक्टिव होने का दावा भी किया जा रहा है। आतंकियों के खात्मे के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को लगाया गया है। ड्रोन से आतंकियों की तलाश की जा रही है। सेना जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चला रही है। सरहदों से दूर यहाँ पे जब मिलिटेंट इन्हीं पहाड़ी रास्तों से होते हुए आते हैं तो यहाँ पे इसी ओजी नेटवर्क की मदद से ये पहाड़ी घरों में रहते हैं, पहाड़ी गांवों में रहते हैं, और जब सुरक्षा बलों को जानकारी मिलती है कि इस तरीके का कोई ऑपरेशन करने की, तो चूंकि ये ऊंचाई पे होते हैं तो नज़र उनकी हमेशा सड़क पर रहती है, और इसी कारण यहाँ पे ऑपरेशन केवल उसी समय किया जा सकता है जब सटीक जानकारी हो, पूरी जानकारी सुरक्षा बलों के पास हो।
जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आतंकी हमले बढ़ना क्या किसी साजिश का हिस्सा है? जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन आतंकी हमलों के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? आप भी सुनिए। कश्मीर में अलगाववादी दलों की राजनीति की बदौलत पाकिस्तान हमारी सिविल सोसाइटी में घुसपैठ करने में कामयाब रहा है। हमने ये देखा है कि कई लोगों के कारनामों की वजह से आम नागरिक और सैनिकों को नुकसान पहुंचा है। ये लोग आतंकवाद और आतंकियों को प्रोत्साहित करते हैं। ये आतंकियों के घर जाते हैं और पब्लिक में सहानुभूति बटोरते हैं। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। इसके बाद घाटी में शांति स्थापित करने के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कश्मीर की लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। बीजेपी ने सिर्फ जम्मू की 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन लोगों ने दिल खोलकर वोट किया। जम्मू कश्मीर वोट परसेंटेज का 35 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर 58.46% मतदान हुआ। श्रीनगर में 38.49%, बारामूला में 59.1%, अनंतनाग राजौरी में 54.84%, उधमपुर में 68.27% और जम्मू में 72.22% वोट पड़े। जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है। राजनीतिक दल गोटियां सेट करने में लगे हुए हैं, लेकिन आतंकी घटनाओं के बीच चुनाव होगा कैसे? कितना सुरक्षित होगा? पहले चुनाव टिकट बांटने चाहिए या फिर आतंकियों को जहन्नुम का टिकट काटना चाहिए? पब्लिक इंटरेस्ट में अब ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के नए कारनामों का परीक्षण होगा। यूपीएससी की परीक्षा पास कर किसी का भी यह लक्ष्य होता है, किसी का सपना होता है तो किसी की जिद होती है। लेकिन महाराष्ट्र की पूजा खेड़कर के लिए आईएएस अफसर बनना आखिर क्या था? पावर, पोजीशन या परिवार की हेंकड़ी? इसे हासिल करने के लिए क्या पूजा और उसके परिवार ने बार बार झूठ बोले, गलत सर्टिफिकेट हासिल किए, जिनके दम पर पूजा पढ़ाई से लेकर आईएएस में लोकोमीटर डिसेबिलिटी कोटे में सीट सिक्योर करने तक सफल हुई? पूजा के विवादों की लिस्ट बहुत लंबी है, इसे हम आपको दिखाएंगे भी, लेकिन पहले नई कंट्रोवर्सी और इस खबर के बड़े अपडेट्स जान लीजिए। आरोप है कि यूपीएससी एग्जाम क्रैक करके आईएएस बनने के लिए पूजा ने जो दस्तावेज जमा करवाए उनमें कई गड़बड़ियां हैं। इसकी जांच हो रही है, लेकिन इस बीच आज पूजा के खिलाफ एक बड़ा एक्शन हुआ है। पूजा की ट्रेनिंग रोक दी गई है। पूजा को वापस लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में बुला लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने पूजा को प्रोबेशनर ऑफिसर की ट्रेनिंग से रिलीव करते हुए एकेडमी जाने के आदेश दिए हैं। वहीं पूजा खेड़कर को अगली विभागीय कार्रवाई अब अपनी एकेडमी में फेस करनी होगी। महाराष्ट्र सरकार ने पूजा को हर हाल में 23 जुलाई तक एकेडमी पहुंचने को कहा है। अब आप ये जान लीजिए कि पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग रोकने की नौबत आखिर क्यों आई। पूजा खेड़कर के सिलेक्शन से लेकर ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग तक गड़बड़ी के कई मामले सामने आ रहे हैं। पूजा पर अपनी उम्र, नाम और फिजिकल फिटनेस से जुड़ी गलत जानकारियां देने के आरोप हैं। बताया जा रहा है कि पूजा ने यूपीएससी परीक्षा में अपने अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए ऐसा किया था। पूजा खेड़कर ने विकलांगता सर्टिफिकेट के लिए 2 आवेदन दिए थे, जिसमें से एक खारिज हो गया। पुणे के यशवंतराव चव्हाण मेडिकल कॉलेज में पूजा खेड़कर का दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी हो गया। हालांकि पुणे के ही डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल ने पूजा को फिट मानते हुए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया था। पूजा ने 23 अगस्त 2022 को पुणे के डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में विकलांगता सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया। 11 अक्टूबर 2022 को पूजा खेड़कर को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया गया। अस्पताल की ओर से पूजा खेड़कर को चिट्ठी जारी की गई और उसमें यह बताया गया कि मेडिकल टीम ने रिपोर्ट के आधार पर उनके दावे को उचित नहीं माना, इसीलिए उनके पक्ष में विकलांगता सर्टिफिकेट जारी करना संभव नहीं है। लोकोमीटर विकलांगता हड्डियों या मांसपेशियों को प्रभावित करती है, जिसके कारण हाथ पैर के मूवमेंट में परेशानी हो सकती है। वो यहाँ पे हाजिर थी और उनको पूरी जांच के बाद ही हमने वो सर्टिफिकेशन दिया था।
उनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी थी 7% की, लेफ्ट नी जॉइंट में उनको जो भी तकलीफ थी, तो उसका असेसमेंट हमारे जो स्पेशलिस्ट है, ऑर्थोपेडिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट, उन्होंने करके वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन दिया था। जो सर्टिफिकेशन दिया है, जो परसेंटेज दिया है, वो परसेंटेज से अगर वो व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है तो सेटिस्फैक्शन अगर उसको वो बनने को नहीं है तो ही कैन अपील अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर सेटिस्फैक्शन टू सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, और वो एप्लीकेशन फिर से री एनेबल हो सकता है, तो तब जाके वो सेकेंड एप्लीकेशन के असेसमेंट के बेसिस पे रीसर्टिफिकेशन हो सकता है। अब हम आपको पूजा खेड़कर का एक और सर्टिफिकेट दिखाएंगे, जिससे यह साफ हो जाएगा कि आईएएस बनने के लिए पूजा ने ना सिर्फ झूठे दावे किए, बल्कि उन्हें सच साबित करने के लिए गलत जानकारियां देकर दस्तावेज भी बनवा लिए। पूजा ने एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग अस्पतालों से दिव्यांगता प्रमाण पत्र निकलवाने की कोशिश की थी। इसके लिए पूजा ने 4 अलग अलग पते इस्तेमाल किए। पुणे के यशवंतराव चव्हाण अस्पताल में पूजा ने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हासिल किया। 24 अगस्त 2022 को पुणे के YCM अस्पताल को पूजा फिजिकल डिसेबल साबित करने वाले सर्टिफिकेट जारी कर देता है, जिसमें पूजा के बाएं घुटने में 7% दिव्यांगता का दावा किया गया। सवाल यहां यह है कि एक अस्पताल ने जब पूजा खेड़कर को विकलांगता का सर्टिफिकेट नहीं दिया, उसे विकलांग नहीं माना, तो दूसरे अस्पताल ने उसको डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट कैसे जारी कर दिया? कायदे से तो जांच अब इस बात की भी होनी चाहिए, लेकिन यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल अस्पताल का यह दावा है कि पूजा खेड़कर की पूरी जांच पड़ताल के बाद ही उन्होंने सर्टिफिकेट जारी किया था। असल में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए पूजा खेड़कर से शायद एक गलती यहां हो गई, जिसकी जानकारी हमें पुणे के एक RTI एक्टिविस्ट ने दी। और एक नई बात सामने आई है, जो YCM से उसने सर्टिफिकेट निकाला था, वो सर्टिफिकेट राशन कार्ड देके निकाला था। इस सभी पर बात करने के लिए मेरे साथ विजय कुमार सर है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है। सर, ये पूरा मामला क्या है? पूजा खेड़कर, ट्रेनी पूजा खेड़कर जो पुणे में IAS ऑफिसर थी, अभी वाशिम में, उनके बारे में बहुत दिनों से वो सुर्खियों में, अलग अलग कारणों से। कल और एक नया मामला सामने आया कि उन्होंने पिंपरी चिंचवड का यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल हॉस्पिटल है, वहाँ जो पिंपरी चिंचवड महापालिका से ताल्लुक़ रखता है, तो वहाँ से उन्होंने एक दिव्यांग सर्टिफिकेट निकाला है। लेकिन मज़े की बात है कि उसमें जो दिव्यांग सर्टिफिकेट उनको दिया गया है, जब दिव्यांग सर्टिफिकेट देते हैं तब तो उस जो कोई कैंडिडेट है उसका फोटो ID देखा जाता है, मतलब कहीं और कोई उसी आधार पर कुछ क्लेम ना करे। लेकिन उनको जो सर्टिफिकेट दिया है वो राशन कार्ड के आधार पर दिया है। एक्चुअली राशन कार्ड सबूत नहीं माना जाता, उनका फोटो आइडेंटिटी होना चाहिए था। दूसरी, और उन्होंने जो उसमें पता दिया है वो थर्मोवेरिटी का कंपनी का है, जो कंपनी एक प्राइवेट कंपनी ने, वहाँ के लोगों के साथ IAS ऑफिसर का कोई ताल्लुक नहीं होता। उसी कंपनी की कार्स इन्होंने यूज़ की थी, उस पर लाल दीवार लगाया था, इसलिए उनको यहाँ से हटना पड़ा, उन पर कार्रवाई हो गई। ये तो पहले ही सामने आ चुका है कि 100 एकड़ से ज्यादा जमीन की मालकिन पूजा खेड़कर ने UPSC परीक्षा में फायदा लेने के लिए खुद को नॉन क्रीमी लेयर OBC बताया था। पूजा ने कितने झूठ बोले और कितनी गलत जानकारियां कहां और कैसे कैसे दी, केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक कमेटी इसकी जांच कर रही है। पूजा पर सिर्फ खुद को डिसेबल होने की गलत जानकारी देने का ही आरोप नहीं है, बल्कि अपने नाम और उम्र में भी गड़बड़ी करने का इल्जाम है। यह सब पूजा ने इसलिए किया ताकि वो अपना UPSC अटेम्प्ट बढ़ा सके। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में पूजा के 2 एप्लीकेशन में पूजा ने अलग अलग नाम पाए गए हैं। 2020 में एप्लीकेशन जो दिया उसमें पूजा का नाम खेड़कर पूजा दिलीप राव और उम्र 30 साल बताई गई है, जबकि 2023 में जो आवेदन उसने किया पूजा का, उसमें नाम पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर और उम्र कितनी है? 31 साल। जब 2020 में पूजा की उम्र 30 साल थी, तो 3 साल बाद उसकी उम्र सिर्फ 31 साल कैसे हुई? पूजा खेड़कर ने अपनी उम्र और नाम की गलत जानकारी क्यों दी? अब इसकी वजह भी जान लीजिए। UPSC में सामान्य वर्ग के कैंडिडेट जो होते हैं 32 साल की उम्र तक 6 बार परीक्षा देने की अनुमति होती है,
जबकि ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को 35 साल तक 9 बार एग्जाम देने की छूट होती है। इसीलिए पूजा ने अपने अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए दिव्यांगता और ओबीसी आरक्षण कोटे का गलत इस्तेमाल किया। इसी बीच पूजा खेड़कर पुणे के कलेक्टर के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवा रही हैं। उन्होंने ये शिकायत दी है और पूजा ने पुणे के कलेक्टर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। ये वही ऑफिस है जहां से सबसे पहले आरोपों का यह सिलसिला पूजा के खिलाफ शुरू हुआ था। पब्लिक इंटरेस्ट का खुलासा नंबर 1, लोकल लीग ही माफिया की रणनीति है। हर कमी को लोकल और छोटा साबित करके अगर एनटीए परीक्षा को बचा भी लेगा तो उसकी पवित्रता का दावा कैसे करेगा कि हम एकदम पाक साफ हैं और एग्जाम में हर कैंडिडेट को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली, ये कैसे सिद्ध करेगा? पब्लिक इंटरेस्ट में खुलासा नंबर 2, एनटीए ने लोकल कहकर नीट की कमियां छिपाई। परीक्षा की पवित्रता का दावा करने वाले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नीट यूजी के छात्रों से मुलाकात की, लेकिन सीबीआई, एनटीए, शिक्षा मंत्रालय के दावों के बीच 24 लाख बच्चों का भविष्य कब तक अधर में रहेगा? इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं। एनटीए ने ये कहा है कि ये मास पेपर लीक नहीं है, इस वजह से रीनीट की जरूरत नहीं है। तो ये सारे तथ्य जो एफआईआर्स वगैरह हुई है पटना में, ये सारे तथ्य उसमें खुल के सामने आए हैं कि एक दिन पहले ही पेपर अवेलेबल करा दिया गया था। पब्लिक इंटरेस्ट में खुलासा नंबर 3, एनटीए ने 24 लाख कैंडिडेट्स के भविष्य को अंधकार में डाला। इस बात को डंके की चोट पर नहीं कहा जा सकता कि पटना के अलावा कहीं भी लीक नहीं हुआ, लेकिन एनटीए लोकल चिल्ला रहा है। वो लोकल कहकर गुनाह को झुठला रहा है। पब्लिक इंटरेस्ट में खुलासा नंबर 4, 34 दिन बाद एनटीए के लोकल लीक का सच बेनकाब। अब एग्जाम माफिया लोकल लीक की रणनीति पर काम कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि लीक ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि संख्या बढ़ेगी तो राज खुल जाएगा, कारोबार नहीं चलेगा तो धंधा चलता रहे। इसीलिए लीक को अब ये माफिया लोकल लेवल पर रखता है। पब्लिक इंटरेस्ट में खुलासा नंबर 5, लोकल लीक, एनटीए की कमजोरी, 24 लाख कैंडिडेट्स का भविष्य चोरी। पब्लिक इंटरेस्ट में नीट की देशव्यापी कवरेज आज 34वें दिन जारी है। पटियाल जब तक किसी मुद्दे को अंजाम तक नहीं पहुंचा देता तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। नीट में 24 लाख कैंडिडेट का पेपर लीक ऐसा मुद्दा है, इसे आज हमने क्या नाम दिया है? इसे नाम दिया है लोकल नीट की कमजोरी, 24 लाख छात्रों का भविष्य चोरी। पटियाल 34 दिन में एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की हर नाकामी का पर्दाफाश कर रहा है। नीट एग्जाम में कैसे धांधली हुई, कैसे नियमों को ताक पर रखा गया, कैसे 24 लाख कैंडिडेट्स के भविष्य से खिलवाड़ हुआ। पटियाल अकेला बंदा है जो लगातार 24 लाख कैंडिडेट्स के हक का मुद्दा उठा रहा है। एनटीए के धोखे पर बेधड़क होकर देश को और बच्चों के साथ मिलकर उनकी लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। 18 जुलाई को अगली सुनवाई है। अब आपको एनटीए का नाकामी का एक और सबूत देना है, जिससे यह साबित हो जाएगा कि कैसे एनटीए ने 24 लाख कैंडिडेट्स के भविष्य से खिलवाड़ किया। पेपर लीक पर एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया था, याद होगा, पटियाल ने आपको बताया था, और उसमें यह दावा किया था कि पेपर लोकल लेवल पर लीक हुआ है। लीकेज का स्तर देशव्यापी नहीं है, लेकिन पटियाल 34 दिन से यह कह रहा है कि पेपर लीक का स्तर लोकल नहीं है। कैसे? अब इसका सबसे बड़ा और चौंकाने वाला अपडेट आपको देना है। पहला बड़ा अपडेट यह है कि नीट के पेपर चोरी हुए थे और उन्हें बाद में लीक किया गया। दूसरा अपडेट, सीबीआई ने नीट पेपर लीक केस में बिहार के हजारीबाग से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम है पंकज सिंह और दूसरे का राजकुमार उर्फ राजू।
तीसरा अपडेट, सीबीआई का दावा यह है कि जिस बक्से में नीट के पेपर आए, पंकज सिंह ने उसी ट्रंक से पेपर चुराए थे। चौथा अपडेट, पंकज ने नीट के जो पेपर चोरी किए, दूसरे आरोपी राजकुमार उर्फ राजू ने उन्हें आगे लीक किया था और कई लोगों को पेपर बांटा। नीट का पेपर चोरी हुआ, इससे 24 लाख कैंडिडेट के जहन में सवाल होंगे। यही सवाल पटियाल एनटीए से भी पूछना चाहता है। नीट पेपर लीक को एनटीए सुप्रीम कोर्ट में क्यों छुपा रहा है? एनटीए क्यों ताल ठोक रहा है कि पेपर लीक का दायरा लोकल है? नीट पर पेपर चोरी हो सकता है तो क्या देशव्यापी स्तर पर पेपर लीक ना होना इसकी कोई गारंटी है? 34 दिन में एनटीए पेपर लीक में लोकल वाला गेम खेल रहा है। अब पेपर चोरी की नई थ्योरी सामने आ गई। एनटीए अब सुप्रीम कोर्ट में क्या कहेगा? किस मुंह से बताएगा कि नीट का पेपर लीक नहीं, ये तो चोरी भी हुआ था, क्योंकि सीबीआई की जांच रिपोर्ट में तो ये फैक्ट छिप नहीं सकता। अब पटियाला आपको बिहार के हजारीबाग लेकर चलेगा, जहां आज सीबीआई ने नीट पेपर लीक को लेकर बड़ा एक्शन किया। हजारीबाग में क्या हुआ? एनटीए के लोकल लीक वाले दावों की पोल कैसे खुली, अब आप ये जान लीजिए। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वो हजारीबाग के रामनगर की है। रामनगर के राज गेस्ट हाउस को सीबीआई ने सील कर दिया है। इस गेस्ट हाउस का मालिक राजकुमार उर्फ राजू है, वही राजू जिस पर आरोप है कि उसने ही चोरी के पेपर कैंडिडेट्स में बांटे, साथ ही लार्ज स्केल पर पेपर लीक किया। अब मैं आपको राजकुमार उर्फ राजू का परिचय बताता हूं, ये है कौन। राजकुमार राजू हजारीबाग के कदमा गांव का रहने वाला है। राजू के पिता रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल हैं, नाम है अनिल कुमार सिंह। आरोप यह है कि राजू ओएसएस स्कूल में प्रिंसिपल एहसानुल हक के टच में था। दावा यह भी है कि राजू ही वो कड़ी है जो ओएसएस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज और लोकल पत्रकार जमालुद्दीन के संपर्क में था। ये सब लोग पहले ही सीबीआई इनको अरेस्ट कर चुकी है, आपको याद होगा। और ये जो राजू है, यही जो दूसरा आरोपी है, पेपर लीक के कई राज जानता है। हजारीबाग के ओएसएस स्कूल का प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और एक लोकल जर्नलिस्ट जेल में है। सीबीआई सूत्रों से एक और बड़ा अपडेट मिला है। दावा यह है कि सीबीआई राजू और पंकज को ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और अन्य गिरफ्तार आरोपियों के सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। हमारे साथ इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए शशांक सीधे बिहार से जुड़ रहे हैं। शशांक, एक बात बताइए, एनटीए बार बार ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि ये मामला लोकल है और पेपर बड़े स्तर पर लीक नहीं हुआ है। ये तो लीक की बात करते करते आज सीबीआई में ये पेपर चोरी की बात भी कैसे सामने आई? स्कूल के प्रिंसिपल थे एहसानुल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम और एक पत्रकार जमालुद्दीन को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। रिमांड पर लंबी पूछताछ इन लोगों से हुई और सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि इन्हीं की निशानदेही पर पंकज और राजू की गिरफ्तारी हुई है। जो ब्लू डार्ट का कुरियर ऑफिस था, वहां से जब बैंक प्रश्न पत्र ले जाया जा रहा था तो दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर की थी, 2 घंटे लग गए ले जाने में। तो शक है कि उस दौरान इसने पेपर चोरी किया और उसके बाद जो दूसरा वाला राजू है, इसने उसको आगे बढ़ाने का काम किया, कैंडिडेट्स के बीच इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। और एक चीज ये भी सामने आ रहा है कि इसका जो गेस्ट हाउस है वहां पर कुछ अभ्यर्थी और अभिभावक रुके थे, उसकी भी जांच सीबीआई की टीम कर रही है। और इस मामले में जब नीट की परीक्षा हुई थी तो इसके बाद 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर पटना के ब्योर जेल में भेजा गया था। इन 13 को जो है सीबीआई रिमांड पर ली हुई है। अब इन सब को आमने सामने बैठाकर सीबीआई की टीम आखिरकार इन्होंने चोरी कैसे किया था पेपर, ट्रंक से पेपर चोरी कैसे किया, ये पता लगा? जो ब्लू डार्ट का कुरियर ऑफिस है वहां से ई रिक्शा पे प्रश्न पत्र वाले ट्रंक जो हैं एसबीआई बैंक जाने थे, बैंक गए प्रश्न पत्र, लेकिन 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लग गए। वहीं पर क्या टोटो चालक के मिली भगत से इन लोगों ने जो है पेपर चोरी किया, इस पर शक हो रहा है और इसी लीड पर सीबीआई की टीम जो है वो काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक। 34 दिनों की पड़ताल में नीट पेपर लीक को लेकर पटियाल ने एक कॉमन बात देखी है। एनटीए मानता है कि एग्जाम में डमी कैंडिडेट्स बैठते हैं, जो गलत है, लेकिन एनटीए की नजर में यह गंभीर मसला नहीं है। एजेंसी दलील देती है कि ऐसे कई परीक्षाओं में होता है, यह कोई पहली बार नहीं है। एक और बात जो बड़ी विचित्र है, एनटीए ये मानती है कि नीट का पेपर लीक हुआ, लेकिन यह नहीं मानती कि देशव्यापी स्तर पर पेपर लीक हुआ। पेपर लीक का वो लोकल बोलकर एग्जाम को रद्द करने से बचाना चाहती है या बचाने में लगी हुई है। अब तो सीबीआई ने 2 लोगों को गिरफ्तार करके एविडेंस भी दे दिया कि नीट का एग्जाम लीक ही नहीं, चोरी भी हुआ था। पटियाल का सवाल है कि परीक्षा की पवित्रता को
दावा करने वाली एनटीए अब कैसे बचेगी? कैसे 24 लाख कैंडिडेट्स के भरोसे पर खरी उतरेगी एनटीए? पब्लिक इंटरेस्ट में अब पटियाल 228 किलो सोने की मिस्ट्री का परीक्षण करेगा। इस सोने का ताल्लुक केदारनाथ धाम से है। मेरे परीक्षण का आधार ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की स्टेटमेंट है। स्वामी का दावा है कि केदारनाथ धाम में 125 करोड़ रुपए के सोने का घपला हुआ है। दावा किस आधार पर किया और क्यों किया, और केदारनाथ धाम में गोल्ड स्कैम का सच क्या है, हर सवाल से पटियाल पर्दा उठाएगा। पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, इनसे केदारनाथ धाम की गोल्ड मिस्ट्री को समझने में आसानी होगी। चंद घंटे पहले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने मुंबई में थे, उन्होंने वहां दावा किया। ये 2 बड़े कार्यक्रम में स्वामी को न्योता मिला था वहां जाने के लिए, इसलिए वो पहला न्योता जो था वो अंबानी के बेटे की शादी का था। वहां अभिमुक्तेश्वरानंद पीएम मोदी से भी मिले। इसके बाद उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री पहुंचे, यहां पूजा अर्चना में शामिल हुए। इसी के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ धाम में सोने के घपले का मुद्दा उठाया। दावा किया कि केदारनाथ धाम में 228 किलो सोना लगना था, लेकिन उसकी जगह ब्रास यानी तांबा लगाया गया। स्वामी ने सरकार और सिस्टम पर सवालों की बौछार कर दी। पूछा कि इतना बड़ा स्कैम किसकी मिलीभगत से हुआ और सरकार इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाती? क्यों केदारनाथ धाम में हुए गोल्ड स्कैम पर उसकी जुबान पर ताला है? शंकराचार्य ने और क्या कुछ कहा है, पहले वो आप सुन लीजिए, फिर 125 करोड़ के सोने की मिस्ट्री सुलझाएंगे। हमारे धर्म स्थान है, वहाँ पर राजनीति वाले प्रवेश कर रहे हैं और अब हमारे धर्म स्थान में जहाँ प्रवेश करने में दिक्कत हो रही है, आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। अब पटियाला आपको केदारनाथ धाम में गोल्ड स्कैम का सच बताएगा। स्कैम के दावे कब हुए, किसने आरोप लगाया और अब तक इस केस में क्या कुछ हो चुका है, इसकी ब्रीफिंग आपको देता हूं। साल 2022 में केदारनाथ धाम का कायाकल्प हुआ था। मंदिर के गर्भगृह को सोने और रत्नों से जड़ा गया। तब मंदिर में 228 किलो सोना लगाया जाना था। मंदिर के एक पुजारी ने यह दावा किया कि सोने की जगह मंदिर में तांबा लगाया गया। केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई। कमेटी ने जांच रिपोर्ट में यह दावा कि मंदिर में सोने में कोई घपला हुआ है, इसे गलत पाया और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई घपला घोटाला नहीं हुआ। यह कमेटी की रिपोर्ट थी। 2 साल बाद केदारनाथ धाम में गोल्ड स्कैम का मुद्दा फिर गरमाया। शंकराचार्य ने इल्जाम लगाए तो जवाब में मंदिर ट्रस्ट सामने आया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को मंदिर ट्रस्ट ने चेतावनी दी है कि बिना फैक्ट चेक किए वो कोई दावा ना करें, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध करूंगा कि अगर उनके पास कोई तथ्य हैं तो तथ्य सामने लाएं और वो किसी सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, जांच करने के लिए अनुरोध करें, हाईकोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जनहित याचिका लगाएं, जांच की मांग करें अगर उनके पास में कोई तथ्य हैं। केवल सनसनी पैदा करने के लिए, विरोध करने के लिए और कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। केदारनाथ धाम में जो गर्भगृह को स्वर्णित मंडित कराया गया, उसमें मंदिर समिति की अथवा प्रदेश सरकार की कोई भूमिका नहीं रही है। केदारनाथ धाम पर सियासत भी खूब होती रही है। एक तरफ गोल्ड स्कैम का मुद्दा है तो दूसरी तरफ दिल्ली के बुराड़ी में बन रहा केदारनाथ धाम पार्ट 2। 228 किलो सोने की हेराफेरी पर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। विपक्ष कह रहा है कि बाबा के दर पर लूट खसूट का सच सामने लाने में धामी सरकार आखिर हिचकिचा क्यों रही है। अब आपको केदारनाथ धाम पर छिड़ी पॉलिटिकल फाइट की पिक्चर दिखाता हूं। निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार भी विगत 1 साल से इस मांग को उठाती जा रही है, लेकिन भाजपा सरकार के कानों के अंदर जूं तक नहीं रेंग रही है। अभी तक उन्हें उसमें कोई फैसला नहीं है, न ही इसमें कोई जांच कमेटी बिठाई गई है। और 200 किलो सोना जो चोरी हुआ वह वास्तविकता सत्य हुआ। जब हम मांग उठा रहे थे तो तब ये लोग आगे क्यों नहीं आए? इससे अब
साफ प्रतीत होता है कि अर्थात इन्हें 228 किलो सोना जो चोरी हुई वो निश्चित रूप से सही और सत्य है। यदि सत्य नहीं है तो सरकार इसमें जांच कीजिए और जांच कमेटी बिठाइए। जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इससे भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी है। हर साल करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है। इसलिए पटियाल का मानना यह है कि केदारनाथ में हुए कथित गोल्ड स्कैम को सरकार गंभीरता से ले, मामले की जांच कराए ताकि भक्तों का विश्वास और आस्था बनी रहे। पब्लिक इंटरेस्ट में अब मैं किसानों के दिल्ली कूच पर बड़ा अपडेट दूंगा। किसानों ने आज ऐलान किया है कि जब भी पंजाब हरियाणा का शंभू बॉर्डर खुलेगा तो किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। पंजाब के किसान अपनी मांगों को लेकर फरवरी महीने से शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बैरियर 1 हफ्ते के अंदर खोलने के आदेश दिए थे। सबसे पहले सुनिए कि आज किसान नेताओं ने दिल्ली कूच को लेकर क्या कुछ कहा। फैसला है कि जब भी रास्ता खुलता है, रास्ता खुलने के बाद हम अपना ताम जाम इकट्ठा करेंगे, सामान इकट्ठा करेंगे। वो सारा सामान आप सबने हमारे से ज़्यादा देखा है, घर बन चुके हैं, उनको इकट्ठा करने पे थोड़ा समय लगेगा। सिर्फ उतना समय हम लेंगे और उसके बाद हमारा प्रोग्राम है जो हम दिल्ली की तरफ मतलब कूच करेंगे। किसान नेता का साफ कहना है कि बैरिकेड्स खुलते ही किसान दिल्ली जाएंगे। अभी वो कहां रुके हुए हैं? पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर। 10 जुलाई को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि हरियाणा सरकार शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड्स को हटाए, दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बहाल किया जाए। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की है। हरियाणा की सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। सरकार का कहना है कि हाईकोर्ट को ऐसे आदेश नहीं देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 22 जुलाई को होगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान आया है। ऐसे में शंभू बॉर्डर के हालात फिलहाल कैसे हैं, इसके अपडेट के लिए आपको शंभू बॉर्डर लेकर चलता हूं। आपको वो दृश्य दिखाते हैं जो हरियाणा सरकार ने तमाम प्रबंध कर रखे हैं किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। ये 7 लेयर्ड बैरिकेडिंग जो है यहाँ पे की गई है। पहले जो है शुरू में कंटीली लोहे की जो है एक लेयर है, उससे आगे जो है सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं। उन सीमेंटेड बैरिकेड्स के आगे जो है रैपिड एक्शन फोर्स के जवान खड़े हैं और इससे भी आगे दूसरी तरफ जो है अलग प्रबंध जो है वो किए गए हैं हरियाणा पुलिस की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों को रोकने के लिए। 2 पुल हैं जो ये पंजाब और हरियाणा को कनेक्ट करते हैं। दोनों पुलों पे यही मंजर है। जिस तरह से शुरुआत हुई थी इस धरने की, इस प्रोटेस्ट की, यहाँ पे उसी तरह से कई किलोमीटर लंबा काफिला जो है किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलीज का जो है वो अब भी नज़र आता है। यहाँ पे दिल्ली जाते हुए भी वो रास्ता नहीं रोकना चाहते हैं। उनकी मांग है कि या तो उनको जंतर मंतर जाने दिया जाए या फिर रामलीला ग्राउंड में जो है उनके लिए जगह दी जाए जहां वो अपना प्रदर्शन कर सकें। हालांकि अब गेंद हरियाणा सरकार के पाले में है कि हरियाणा सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। सरकार किसानों को 22 फसलों पर एमएसपी दे रही है, जिसमें 14 खरीफ की फसलें, 6 रबी फसलें और 2 कमर्शियल फसलें शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा है कि किसानों को एमएसपी के रूप में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे और ये पिछले सीजन से 35,000 करोड़ ज्यादा है। एमएसपी को लीगल करना किसानों की प्रमुख मांगों में से एक है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए, ये भी उनकी मुख्य मांग है। किसान खेत मजदूर जो हैं वो पेंशन चाहते हैं, ये भी उनकी मांग का हिस्सा है। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को मुआवजा देना, ये भी उनकी मांग का हिस्सा है। 2020-21 में लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो दर्ज मामले थे उनको वापस लिया जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल किया जाए। बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। पिछले आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए। ये मुख्य मांगे हैं इन किसानों की इस बार के आंदोलन के लिए। इससे पहले 2019 में किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर लंबा आंदोलन किया था,
जिसकी वजह से केंद्र सरकार को 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। पब्लिक इंटरेस्ट में अब मैं अमेरिकी चुनाव में इंडियन कनेक्शन का परीक्षण करूंगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज रिपब्लिकन पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में पहुंचे। गर्मजोशी के साथ ट्रंप का स्वागत हुआ। ट्रंप ने इस दौरान अपने कान को सफेद पट्टी से ढक रखा था। शनिवार को ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था और वो बाल बाल बचे थे। अमेरिका में नवंबर के महीने में राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही उपराष्ट्रपति पद का इंडियन कनेक्शन साफ हो गया है। अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी हो, अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद का इंडियन कनेक्शन लगभग तय है। वो कैसे? जरा इस कनेक्शन को इस तरह से समझिए। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी ने नेशनल कन्वेंशन के दौरान आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को चुना। यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जेडी वांस को चुना। 39 साल के राष्ट्रपति उम्मीदवार जेडी वांस की पत्नी भारतीय मूल की हैं और उनका नाम है उषा चिलुकुरी। उषा पेशे से एक वकील हैं। उषा के माता पिता आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पमारू गांव में रहते हैं। उषा का जन्म कैलिफोर्निया में हुआ था। उषा हिंदू हैं और उनके पति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वांस कैथोलिक हैं। वहीं अमेरिका की मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तो खुद ही भारतीय मूल की हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से एक बार फिर कमला हैरिस उपराष्ट्रपति की रेस में हैं। कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन तमिलनाडु के एक गांव थुला सेंद्रापुरम में रहती हैं। वहां रहती थी, जो 19 साल की उम्र में भारत से अमेरिका शिफ्ट हो गई थी। अब आपको अमेरिकी चुनाव का इंडियन कनेक्शन समझ आ गया होगा। एक तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारतीय मूल की कमला हैरिस को, तो दूसरी तरफ भारतीय मूल की उषा के पति जेडी वांस को उपराष्ट्रपति पद की रेस में उतारा गया है। अमेरिका में भारतीयों की साख लगातार बढ़ रही है। मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं, इसकी कुछ वजह है, इसके कुछ आंकड़े हैं, जरा गौर कीजिए। यूएस में भारतीय मूल की करीब 44 लाख अमेरिकी रहते हैं। पिछले 10 सालों में यूएस में भारतीय मूल की आबादी में 55% की बढ़ोतरी हुई है। यूनाइटेड स्टेट्स की पूरी आबादी में 1.5% लोग भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल के अमेरिका वहां पर ना सिर्फ खूब कमा रहे हैं, जिनकी औसत कमाई जो है वो 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। एक औसतन अमेरिकी घर में कमाई जो है कितनी होती है उसकी? 53 लाख रुपए। यानी भारतीय मूल के नागरिक औसत अमेरिकी नागरिक के मुकाबले 2 गुना कमा रहे हैं। अमेरिका के सभी 60% होटलों के मालिक भारतीय मूल के हैं। टैक्स देने के मामले में भी भारतीय मूल अमेरिकी से पीछे नहीं है। 1.5% की आबादी कुल जो है उसका लगभग 6% इनकम टैक्स देते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक वहां 1 करोड़ से ज्यादा जॉब जनरेट करते हैं। इनोवेशन में भी वहां भारतीय मूल के लोगों की हिस्सेदारी बढ़ी है। 1975 से लेकर 2019 तक अमेरिका में जो भी पेटेंट लिए गए उनमें भारतीय मूल के लोगों की हिस्सेदारी 2% से बढ़कर 10% हो गई है। पब्लिक इंटरेस्ट में अब पटियाल उस संजीवनी का परीक्षण करेगा जो कैंसर से लड़ेगी भी और उसे घातक बीमारी से हराएगी भी। कैंसर का ट्रीटमेंट बेहद महंगा है, लाखों करोड़ों खर्च हो जाते हैं, फिर भी मरीज ठीक होने में नहीं आते या फिर उनके ठीक होने की कोई गारंटी नहीं देता। दुनिया भर के साइंटिस्ट इस लाइलाज बीमारी का हल ढूंढने में लगे हुए हैं, इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन बिना साइड इफेक्ट अब तक कैंसर की ट्रीटमेंट नहीं मिली है। लेकिन जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, पटियाल आज उन्हें गुड न्यूज देगा। अच्छी खबर यह है कि आईआईटी दिल्ली के ब्रेन कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। आईआईटी दिल्ली के पीएचडी स्कॉलर विदित गौड़ ने यह करिश्मा कर दिखाया है। विदित ने इम्यूनोजोम थेरेपी के जरिए एक नया आविष्कार किया है, जिसका ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस थेरेपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। थेरेपी लेने के बाद मरीज का ब्रेन कैंसर जड़ से खत्म होने की उम्मीद है। कैंसर की तरह की बीमारी का अब तक कोई इलाज नहीं था जो ब्रेन कैंसर है, खासकर उसका, और ब्रेन कैंसर सबसे खतरनाक भी माना जाता है। अब मैं आपको विदित की दवा की जानकारी देता हूं, जिसमें विदित ने 5 साल की मेहनत और उस मेहनत के बाद यह करिश्मा हुआ। आमतौर पर
इस तरह की बीमारी से पीड़ित मरीज 12 से 18 महीनों के भीतर अपनी जान गंवा देते हैं, जिसे ध्यान में रखकर विदित ने इम्यूनोजोन्स थेरेपी बनाई, जिसकी रिसर्च में विदित को 5 साल का वक्त लगा। विदित ने 2 ड्रग्स को मिलाकर इस दवा को बनाया है, CD40 एंटीबायोटिक और RRX001। ये दोनों ड्रग्स मिलाकर ब्रेन कैंसर के लिए वरदान साबित होंगे। ये दोनों ड्रग्स मिलकर ही इम्यूनोजोम थेरेपी का आविष्कार हुआ है। कैंसर के लिए वरदान थेरेपी इसलिए भी ये जरूरी है क्योंकि जिस तरह से मरीजों को अपने इलाज पर या फिर जिस तरह से इस बीमारी के कारण तिल-तिल करके मरना पड़ता है, रिसर्च बड़ी कीमती है उनके लिए, बहुत किफायती है। इसीलिए हमने विदित गौड़ से बात की। विदित ने हमें बहुत सी जानकारियां दी और इस रिसर्च पर अपना एक्सपेरिमेंट भी हमारे साथ शेयर किया, जो आपको जरूर सुनना चाहिए। ब्रेन कैंसर है, पर्टिकुलरली ग्लायोब्लास्टोमा जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, वो वन ऑफ द डेडलीस्ट कैंसर है। मैंने जैसे कि मैक्सिमम 1 से 1.5 साल तक पेशेंट पता लगने के बाद जी पाता है, जो बहुत दुख की बात है। और सिर्फ यहाँ नहीं, वेस्ट में मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़, अमेरिका और डेवलप्ड नेशंस के अंदर भी इसका यही हाल है। तो हमने ये दोनों ड्रग्स को लेके, जो जिसमें से एक CD40 एंटीबॉडी है और एक स्मॉल मॉलिक्यूल इनहिबिटर RRX001, उसका यूज़ करके दोनों को पैकेज करा है साथ में। और चूहे के अंदर हमने पहले इस मॉडल को डेवलप करा है। जैसे चूहे के अंदर हमने कैंसर सेल्स को डाला और 10 दिन के अंदर वो गांठ डेवलप हो गई और फिर हमने ट्रीटमेंट दिया और देखा कि 2 हफ्ते के अंदर सिर्फ 2 डोज से जो ट्यूमर है, जो जिसको हम कैंसर बोल रहे हो, एकदम गायब हो गया है। और सिर्फ ट्यूमर गायब नहीं, आपको पता होगा कैंसर के अंदर ठीक होने के बावजूद भी कैंसर कुछ समय बाद दोबारा आ सकता है, जिसको हम रिलैप्स बोलते हैं। तो इसी स्टडी को प्रूव करने के लिए हमने अपने चूहों को, जिसके अंदर ट्यूमर गायब हो गया था, उनको 90 दिन के लिए रखा। चूहे का 90 दिन मतलब इन ह्यूमन इट इज़ ईयर्स, बिकॉज उसका चूहे का लाइफ स्पैन ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी कम होता है। तो 90 दिन के बाद हमने देखा क्या ट्यूमर वापस गांठ दोबारा तो नहीं डेवलप हो रही है। और थैंकफुली हमारे सिर्फ वो 2 डोज के ट्रीटमेंट से ट्यूमर वापस नहीं आए हैं उन चूहों के अंदर। तो हमने उन चूहों को दोबारा चैलेंज करा ट्यूमर से, हमने दोबारा उन चूहों में ट्यूमर सेल्स डाले और देखा क्या ट्यूमर अब ग्रो कर सकता है। तो उन चूहों के अंदर दोबारा ट्यूमर नहीं आया और इस बार हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया था। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर दिया है। सिसोदिया ने दोनों जांच एजेंसियों के केस में जमानत मांगी है। अब 29 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी। मनीष सिसोदिया 16 महीने से जेल में बंद है। स्वाति मालीवाल मारपीट केस में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। 300 पेज की चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को आरोपी बनाया है। 100 लोगों से पूछताछ और 50 लोगों को गवाह बनाया गया है। 30 हजारी कोर्ट ने आरोपी विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 30 जुलाई तक बढ़ा दी है। यूजीसी ने देश के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें जंक फूड यानी अनहेल्दी खाने पर रोक लगाने की अपील की गई है। साथ ही हेल्दी फूड को प्रमोट करने की सलाह दी गई है। यूजीसी ने आईसीएमआर की रिपोर्ट का हवाला दिया है। आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 से साल 2023 के बीच भारत में तेजी से बीमारियां बढ़ रही हैं। 4 में से 1 व्यक्ति मोटापे या प्री डायबिटिक हैं, ऐसा पता चला है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है कि कुछ लोग नकली अधिकारी बनकर बिल का भुगतान करने को कहेंगे। ऐसा ना करने पर कनेक्शन काटने की धमकी भी देंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहें। ऐसे मैसेज के किसी भी लिंक पर जाकर क्लिक ना करें। जालसाज ऐसा करके आपके पैसे को लूट सकते हैं। अपने बिल का भुगतान सिर्फ आईजीएल की साइट के माध्यम से ही करें। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।